हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें इतिहास लेखन परंपरा के बारे में जानेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो आदिकाल की विशेषताएं हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी प्रकार इतिहास लेखन परंपरा पढ़ेंगे। उसके बाद आदिकाल का नामकरण, आदिकाल साहित्य का विभाजन, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, आदिकाल के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इस तरीके से करते हुए फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सिद्ध साहित्य, मतलब रासो काव्य वगैरह। इस तरीके से हमारा ये आदिकाल कंप्लीट होगा पूरा। हम इसी एक एक पार्ट में इसी तरीके से वीडियो बना के इसको पूरा आदिकाल कंप्लीट करेंगे। तो इसका ये हिंदी साहित्य के इतिहास का ये दूसरा पार्ट है, इतिहास लेखन परंपरा। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। चलिए, तो हिंदी लेखन परंपरा, तो हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। जो पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में बता देती हूँ। पिछली वीडियो में जो था उससे रिलेट करके आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने आदिकाल की विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि आदिकाल की क्या विशेषताएँ थी। तो आदिकाल की विशेषताओं के बाद हम इतिहास लेखन परंपरा के बारे में अब जानेंगे। देखिए, इतिहास लेखन परंपरा, आदिकाल का नामकरण, आदिकाल साहित्य का विभाजन, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, आदिकाल के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन सभी पर आपको वीडियोस मिलेंगी और इन सभी पार्ट से इन सभी टॉपिक्स से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास लेखन परंपरा। तो हिंदी साहित्य में जो इतिहास लेखन परंपरा का उदय है वह कब हुआ था? 19वीं सदी से माना जाता है। परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं जिसमें इतिहास के कुछ जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, परंतु इसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं मानते हैं। जैसे कि है 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। 200 वैष्णवन की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ द्वारा लिखित है। भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखा गया है और कबीर माला हरिराय द्वारा। इनमें भी कुछ आपको लक्षण देखे जा सकते हैं इतिहास लेखन परंपरा के, पर हम पूरी तरह से सटीक नहीं हैं। ये इसको हम कह नहीं सकते कि ये इतिहास का ग्रंथ है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत होने से शताब्दी के आरंभ में हुए जिन इतिहासकारों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है वो इस प्रकार है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो वास्तविक इतिहास लिखने का आरंभ जो है वो कहाँ से माना जाता है, तो उसको हम जानेंगे। देखिए, जो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसादा तासी द्वारा किया गया। कब? 1839 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का द्वितीय प्रयास जो किया गया ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा 1883 ईस्वी में। ये तो हम शॉर्टकट में अभी सिर्फ जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य लेखन सर्वप्रथम और द्वितीय किसने लिखा, लेकिन अभी इन्हीं के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहले इतना जान लेते हैं कि सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, और फिर इसके बाद सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 1818 में। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधु द्वारा 1913 में। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में। प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से कि देखिए, इसमें बस एक दो शब्दों के द्वारा ही प्रश्न का उत्तर बदल जा रहा है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास सभी हैं, लेकिन इस एक में कह दिया गया सच्चे अर्थों में, एक में कहा गया परंपरागत रूप में, एक में कहा गया है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास। तो आप शब्दों को समझिए, एक शब्द की हेर फेर से प्रश्न का उत्तर जो है वो बदल जाता है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास गारसादा तासी द्वारा लिखा गया। अब हम इसको क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लेखन का जो
श्रेय जाता है वो जाता है गारसादा तासी को। गारसादा तासी जो उनकी जो रचना है वो इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी जो है, ये इनकी गारसादा तासी की रचना है। और ये रचना, ये जो गारसादा तासी हैं, ये फ्रांस के विद्वान हैं। क्या है? फ्रांस के विद्वान। उन्होंने ये जो रचना की थी ये भी फ्रांसीसी भाषा में की थी। इस पुस्तक के कुल 5 भाग हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी इसमें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। हाँ, तो इस पुस्तक में कुल कितने भाग हैं? 5 भाग। 2 संस्करण प्रकाशित हुए जिनका रचना निम्नानुसार माना जाता है। ठीक है। प्रथम संस्करण 2 भाग। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में से द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी। और उसके बाद द्वितीय संस्करण के 3 भाग थे। प्रथम व द्वितीय भाग 1870 ईस्वी, तृतीय भाग 1871 ईस्वी। इस प्रकार से 2 संस्करण में 5 भाग में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें बताया गया है प्रमुख विशेषता इसकी ये थी कि ये जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा का था। किस भाषा का था? फ्रांसीसी भाषा में था। फिर उसके बाद इसकी और एक विशेषता थी कि इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि गारसादा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो था उसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया गया था? तो उसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया था। कितने कवियों का? 738 कवियों का वर्णन किया था, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे, शेष किसके थे? उर्दू के थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कितने कवि हिंदी के थे? तो हिंदी के 72 कवि थे 738 कवियों में से। इस ग्रंथ का अनुवाद जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा किया गया हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1952 ईस्वी में। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने फ्रांसीसी भाषा से इसका अनुवाद किस में किया? हिंदुई साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1942 ईस्वी में। फिर उसके बाद हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा। किसको? गारसादा तासी द्वारा लिखा गया इस्तवार द लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ को क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वित्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा। अब जान लेते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में। जो हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास मतलब दूसरा प्रयास जो किया वो किसने किया? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था दूसरा प्रयास इतिहास लिखने का। और इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज। इनके नाम से मिलती जुलती है। शिव सिंह सेंगर इनका नाम है और शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक का नाम है। और प्रकाशन इसका 1883 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय संस्करण इसका जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि इस पुस्तक में केवल 1000 लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया था। कितने लेखक थे शिव सिंह सेंगर में? 1000 लेखक थे। ये भी सब पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सेंगर की पुस्तक में कितने लेखकों के जीवन का चरित्र है? तो कितने लेखकों का है? 1000 लेखकों का है। इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए शिव सिंह सेंगर की पुस्तक की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये विशेषता है, यानी कि इसमें जन्म काल और मृत्यु काल की रचना का उल्लेख भी किया गया है। चलिए, फिर उसके बाद इसका महत्व ये है कि यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लेखक जो है वो गारसादा तासी हैं। और हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास कौन सा है? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम रचित इतिहास हमारा कौन सा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज जो है वो हिंदी भाषा का। और इससे पहले वाला जो था, 1 मिनट,
हाँ जी, इससे पहले का जो लिखा गया इतिहास था गारसा द तासी द्वारा, इस्तेवार द लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, वो जो था वो क्या था, वो प्रथम इतिहास तो था लेकिन हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास नहीं था। इन अंतरों को समझिएगा, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं उत्तर होगा। अगर आप इन शब्दों को अगर नहीं समझेंगे तो किसी का कुछ आंसर दे देंगे, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कमियां क्या थी, इस पुस्तक में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया, यह इसकी जो है कमी थी। इतिहास लेखन का जो तीसरा प्रयास किया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने कहा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। ये किसका कथन है, ये किशोरी लाल गुप्त के अनुसार है, ठीक है। चलिए इनके बारे में और हम जान लेते हैं। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। किसने, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। रचना जो थी जॉर्ज ग्रियर्सन की वो क्या थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ जो लिखा गया था, ये किस में था, अंग्रेजी भाषा में था। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में ये विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ये ग्रंथ जो है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका जो थी उसके विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। फिर उसके बाद हम जान लेते हैं इसके बारे में, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी इस ग्रंथ की, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो विशेषताएं थी वो क्या थी कि इसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से एक क्रम वाइज पूरा आदिकाल समाप्त करूँगी धीरे धीरे करके, तो आप इसको नोट भी एक नोट्स बना सकते हैं, सॉलिड नोट्स, ठीक है। चलिए, हाँ, तो काल विभाजन और नामकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया वो किस में किया गया, इसी ग्रंथ में किया गया, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो वर्नाकुलर लिटरेचर वाला जो ग्रंथ था, तो इसी में प्रथम प्रयास काल विभाजन का किया गया है। पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा, कौन सी पुस्तक, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किस में भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। उन्होंने केवल हिंदी के कवियों को रखा, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा खास बात थी इस ग्रंथ की, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल हिंदी के कवियों को रखा, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को इसमें क्या कहा गया है, स्वर्ण युग कहा गया है। अब ये प्रश्न आपका बना है, पिछले परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये, कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने लिए गए स्रोतों का उल्लेख किया है, यानी कि इन्होंने जो भी स्रोत जहाँ से लिया है तो उसका उल्लेख किया है कि ये स्रोत हमने इस जगह से लिया है, ये इसकी विशेषता है। कवियों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है, लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का, वैसे तो 952 कवियों का है, लेकिन लगभग में अगर देखा जाए तो कितने कवि हैं, लगभग 1000 कवि हैं इसमें। फिर उसके बाद इसका अनुवाद जो किया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया है वो किशोरी लाल ने किया है। किसमें, 1987 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से। कब किया है, 1987 ईस्वी में किया है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से अनुवाद किया है। और इसका दोष ये है इस पुस्तक का कि ये पुस्तक जो है वो है अंग्रेजी भाषा में, किसमें है, अंग्रेजी भाषा में। अगला जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास जो किया है वो किसने किया, मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधु जो हैं वो 3 भाइयों का एक नाम है मिश्र बंधु,
उसको हम अभी आगे देखेंगे कौन कौन मिश्र बंधु में आते हैं। सबसे पहले इनकी रचना देख लेते हैं और उसकी विशेषताएं। तो रचना जो है मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो रचना की गई वो क्या की गई, मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में है। लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। ये मिश्र है, मित्र नहीं है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु विनोद में किया गया है और ये पुस्तक 4 भाग में है। और मिश्र बंधुओं ने पूर्ण साहित्य इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित किया गया है। यानी कि मिश्र बंधुओं ने कालखंड में कालखंड का विभाजन, इतिहास को कालखंडों में बांटा है। और कितने कालखंडों में बांटा है, 8 कालखंडों में बांटा है। इसकी जो एक एक लाइनें हैं ना, सब ही एक एक प्रश्न बनते हैं और प्रश्न का उत्तर बनते हैं और ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए इतना हम समझ लिए, इसके आगे जानते हैं मिश्र बंधु विनोद के बारे में। मिश्र बंधुओं ने कवियों की तुलना करके उनका सापेक्षिक मत निर्धारित किया। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने क्या किया, कवियों की तुलना करके उनका सापेक्षिक मत जो है वो निर्धारित किया है मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, श्याम सुख गणेश, यह तीनों क्या हैं, मिश्र बंधु हैं। कौन, श्याम, सुख और गणेश। आप इस तरीके से इसको बस इतना याद कर लीजिए, आपको पूरा श्याम बिहारी मिश्र, शुक बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों क्या हैं, ये इन तीनों को क्या कहते हैं, मिश्र बंधु कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अभी कुछ लेखक और भी हैं जिन्होंने इतिहास लिखा, प्रमुख लेखक बाकी हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, नगेंद्र हो गए, रामकुमार वर्मा हो गए। इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक वीडियो में सारा कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की कम से कम 9 से 10 वीडियोज़ बनेंगी और सारी वीडियोज़ छोटी छोटी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप देख सकते हैं आराम से। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम हिंदी साहित्य का आदिकाल जल्दी से जल्दी ख़त्म करके फिर इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे और साथ में ये तो चलता ही रहेगा। और इसके साथ में मैं प्रयास करूँगी कि आपको कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रखा है, पूरी तरह से उनको लर्न है, उनके लिए मैं टेस्ट हिंदी साहित्य के आदिकाल से और भी जो है टेस्ट बीच बीच में टेस्ट वगैरह डालती रहूँगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।